गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, sir. यही वाला गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। लास्ट कहाँ तक हुआ था? सिडविक रूल हो गया था शायद बच्चों। यस सर। Yes, sir. ओके, आज कोऑर्डिनेट से चालू करेंगे। आज कल नाइट में मैंने एक बार नोट्स भेज दिए थे आज की क्लास के। यस सर। मिल गए? ठीक है। चालू करें? ओके। यस सर। हाँ जी। सर एफटी का एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तब पूछना था। अभी आज पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना बच्चे, उसका हर क्वेश्चन का डिस्कशन आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना? जितने भी क्वेश्चंस है ना टेस्ट के अंदर एफटी में जितने भी क्वेश्चंस थे उसका पूरे पेपर का डिस्कशन आज भेज देंगे आपको। ओके, सॉल्यूशन सॉल्यूशन है कहाँ पे डिस्कशन। अरे क्लास के अंदर समझाते हुए देखो, पहला क्वेश्चन ये इस तरह से होगा, दूसरा इस तरह से होगा, तीसरा इस तरह से होगा। जैसे क्लास में मैं समझाता हूँ ना, वैसे हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लिंक आपके पास आ जाएगा आज, ठीक है? सर रिकॉर्डिंग आएगा? हाँ, हर क्लास के रिकॉर्ड, हर पूरे कंप्लीटली सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है ना? उसमें से जहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन है पूरा कंप्लीटली, जैसे मैं समझा रहा हूँ क्लास के अंदर, बस उस तरह से आपको समझना है उसमें। फिर भी कोई डाउट रहे फिर पूछ लेना, सर रिपीट करें। ठीक है ना? ओके सर। ओके बच्चों, चलिए हेडिंग लिखें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लास्ट क्लास में मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझा चुका था। लास्ट क्लास के एक बार टॉपिक को फिर से सुन लीजिए। अभी तक मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लिया जाए, वो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यही पॉइंट मैंने अभी तक समझाया आपको। याद करके बताइए, क्लोरीन कितने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? क्लोरीन 1357. 1357। सल्फर 246। फॉस्फोरस 35। फ्लोरीन ओनली 1, डी ऑर्बिटल नहीं है और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। चलिए नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसा कि मैंने आपको शायद चैप्टर की स्टार्टिंग में भी, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन समझा रहा था, तब भी मैंने आपको समझाया था कि आगे चल करके आप पढ़ोगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम अलग से तो पढ़ेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को इक्वल कर देंगे, प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो रिप्लेस कैसे करना है वो भी अभी आज आ जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर वापस लिखें, फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इतना सा लिख लीजिए, बहुत है बच्चों। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक के पास में, जैसे ए की बात करें, ये डोनर एटम है, इसके पास में क्या होना चाहिए? इसके पास क्या होना चाहिए बच्चों? लोन पेयर। इसके पास होना चाहिए लोन पेयर, और जिसे देगा बी के पास क्या होना चाहिए? इसे रखने के लिए, हाँ, वैकेंट ऑर्बिटल, इसे रखने के लिए जगह होनी चाहिए, तो वैकेंट ऑर्बिटल। तो ए जैसे ही अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में देता है, तो ये फॉर्मेशन करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, जिसमें एक डोनर हो गया, दूसरा क्या हो गया? एक्सेप्टर। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम लिखिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही क्या कहा जाता है? डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड दोनों एक ही है बच्चों, और या फिर इसे ही डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ए ने दिए हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन जब ए ने दिए हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब ए के भी काउंट होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब किसके काउंट होंगे? बी के भी काउंटिंग में आएंगे। पॉइंट ठीक है? यस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे एग्जांपल के अंदर, ये क्लास में भी एग्जांपल लिया था मैंने, NH3 का। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ से, यहाँ पर जो ए डोनर एटम है, ये खुद स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब है कि इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। आप देखिए यहाँ से,
इस नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर तो हमें दिखाई दे रहा है। इस नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन देख पाएंगे अमोनिया में? टोटल Yes, इलेक्ट्रॉन sir. कितने हैं इसके पास में? नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी स्टेबल है ये। आप तो खुद इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब तक खुद ही स्टेबल नहीं होगा तो क्या किसी दूसरे को स्टेबल कर पाएगा क्या? नो सर। नहीं। अब यहां से ए के पास तो आ गया लोन पेयर और H प्लस के पास में क्या प्रेजेंट है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो जैसे ही अपना लोन पेयर इससे डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड कौन सा बनता है? एक बार मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसे हटा दीजिएगा आप तो इस तरह से लिख लीजिए इसको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बच्चों H प्लस। अब इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पर देखो, सारे बॉन्ड कौन से बनाए दिखाई दे रहे हैं आपको? चारों बॉन्ड कौन से दिखाई दे रहे हैं? कोवलेंट। कोऑर्डिनेट को कोवलेंट कैसे रिप्लेस करते हैं ये अभी सिखा ही रहा हूं मैं आपको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड। कैसे रिप्लेस करेंगे वो वहां पे देख लेंगे। अभी फिलहाल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना समझ में आ गया है? यस सर। ओके, एक और एग्जांपल देखिए। हाँ जी, सर प्लस माइनस से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? अभी अभी समझा ही रहा हूँ बच्चे, 5 मिनट्स वेट करें बस। अभी प्लस माइनस लगाओगे या डबल बॉन्ड लगाओगे, ये सारी चीजें अभी 5 मिनट में समझ में आ जाएगी। अभी समझा ही रहा हूँ बच्चे। ओके, सर अभी फिलहाल समझ में आ गया। NH3 ने क्या किया है? NH3 ने Yes, अपना sir. लोन पेयर किससे डोनेट किया है? H प्लस को डोनेट किया है। H प्लस को डोनेट करते ही H प्लस NH4 प्लस बना दिया, जिसमें नाइट्रोजन और H प्लस के बीच में आपने क्या बना दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहला एग्जांपल ठीक है? यस सर। ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ से। अच्छा एक चीज हाँ, चलिए इस एग्जांपल में समझ लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन, ये है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है लोन पेयर बच्चे। अब यहाँ से BF3 की बात करें, BF3, इस BF3 बोरोन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोरोन वैलेंस शेल 3 इलेक्ट्रॉन। या फिर यहाँ पर टोटल में काउंटिंग करूं तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 हो गया ना, आफ्टर शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों। और ये है इसके पास नाइट्रोजन के काउंट करोगे तो नाइट्रोजन के टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। दिखाई 8 दिख रहे हैं पूरे? ये देखो यहाँ से बना देता हूँ मैं। यस सर। ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। तो ये अपना लोन पेयर इससे डोनेट करेगा। जैसे ही लोन पेयर इससे डोनेट करेगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया मैंने। ये बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ये यहाँ पर ये देखिए इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया है। प्लस माइनस या जो भी चेंजेस करने हैं वो भी देखते हैं। पॉइंट ठीक है यहाँ तक? अच्छा यहाँ से एक पॉइंट और याद करके बताइए मुझे, लोन पेयर डोनर लुईस एसिड होते हैं या लुईस बेस होते हैं? तो ये हो गया लुईस। हाँ जी बच्चे, ये लुईस बेस का काम करेगा और लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होंगे? लुईस एसिड। अब यहाँ से आप देखिए ये बच्चे, वापस बोलिए क्या बोल रहे हैं, मैं सुनाई नहीं सुन पाया बच्चे। कंपाउंड की नेम। कंपाउंड, सर आज का कंपाउंड अच्छा अभी लिखते हैं, अभी रुको 2 मिनट, टॉपिक कंप्लीट कर लो, मैं लिखवा देता हूँ अभी। लुईस बेस आ गया यहाँ से। लुईस बेस जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा? लुईस बेस हो गया। जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या हो गया? लुईस एसिड। ठीक है यहाँ तक? अब जो एक पॉइंट है आप इसे समझिए कि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, एसिड बेस की रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन। लेकिन सॉल्ट तभी बनेगा जब न्यूट्रलाइजेशन होगा। एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन सॉल्ट तभी बनेगा जब क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा। क्या यहाँ पर कोई न्यूट्रलाइजेशन है क्या? यहाँ पर कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, तो इसे कहा जाता है एसिड बेस एडक्ट कहा जाता है। एसिड बेस एडक्ट इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ोगे आप तो इसे नाम दिया गया है, एडक्ट वर्ड यूज किया जाता है। तो एसिड बेस एडक्ट। पॉइंट ठीक है? यस सर। चलिए एनसीईआरटी के अंदर इसी चैप्टर के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लास्ट में इस NH3BF3 का एक क्वेश्चन दिया गया है, वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। अभी फिलहाल यहीं पे करा देता हूं मैं। यहाँ से आप देखिए, हाइब्रिडेशन थोड़ा बहुत आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो अभी सीख ही लेंगे, लेकिन नोटबुक में यहाँ लिखा होगा, रिवाइज करोगे तो मिल भी जाएगा आपको। यहाँ से आप देखिए नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है। साथ में इसने कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है?
3 सिग्मा, तो टोटल 4 का मतलब होता है हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। एक s होगा और एक 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडेशन के अंदर। तो नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3। यहाँ पर sp3। यहाँ पर बोरोन ने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, टोटल 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन। हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया बच्चों, sp2। तो अब आप देखिए कि बिफोर की बात करें, जब एडक्ट बना है, एडक्ट बनने से पहले नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 था और बोरोन का हाइब्रिडेशन sp2 था। एडक्ट बनने के बाद बात करें तो नाइट्रोजन के पास हम बात करें तो नाइट्रोजन के पास अभी भी कितने हैं, sp3 नाइट्रोजन के पास अभी भी बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 का मतलब हाइब्रिडेशन अभी भी कौन सा है, sp3। लेकिन चेंज कहाँ है, बोरोन देखिए, अब बोरोन के कितने बॉन्ड हो चुके हैं टोटल, 4 का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया इसका भी, sp3। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब NH3 और BF3 की रिएक्शन करा करके जब एडेट का फॉर्मेशन करते हो तो किसके हाइब्रिडेशन में चेंज आता है, तो बोरोन के हाइब्रिडेशन में चेंज होगा। जो बोरोन पहले sp2 था वही बोरोन अब कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। पॉइंट ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये H3O+ का एग्जांपल है। अब इसमें भी सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड से डिनोट कर रखा है। कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कैसे रिप्लेस करें अभी समझ ही जाएंगे। और यहाँ पर एग्जांपल मैं अलग से लिख देता हूँ वापस। H2O ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसने अपना लोन पेयर किससे डोनेट किया, H+ को, और जैसे ही H+ को डोनेट करेगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H3O+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉइंट ठीक है यहाँ तक। अब जहां तक मुझे लगता है शायद कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा। ये यस सर। सिंपल सा है, एक के पास में क्या होना चाहिए, एक के पास Lone pair. लोन पेयर। 4H कर दिए। 4 बना दिए क्या, ज्यादा बन गए, ओहो। yes ये sir लीजिए अभी ठीक है। यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, क्या बोल रहे हैं बच्चे, वाटर मतलब H2O से H3O प्लस कैसे हो रहा है वैसे सिमिलर। अच्छा क्या हो गया आज मुझे क्लियरली क्यों नहीं सुनाई दे रहा। H3O+ का फॉर्मेशन वाटर है, वाटर अपना लोन पेयर किससे डोनेट कर रहा है बच्चे, H+ को। वाटर का ऑक्टेट, वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट है बच्चे इससे। और इसके पास में 2 लोन पेयर है, ये देखिए यहाँ से एक लोन पेयर और है इसके पास में। तो इसने अपना एक लोन पेयर किससे डोनेट कर दिया, H+ को डोनेट कर दिया। तो एक लोन पेयर अभी भी इसके पास बचेगा बच्चे। ओके, कुछ और पूछ रहे थे या यही पूछ रहे बच्चे, यही मिल रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हेडिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। किस तरह से रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि अभी आपको समझाया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है बच्चों। हो गया हेडिंग, यस सर। yes sir ठीक है। देखें यहाँ से फर्स्ट पॉइंट लिखें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर इफ सेंट्रल एटम belongs to second period। सेंट्रल एटम कहाँ से कौन से पीरियड का है, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है बच्चों। तो देन उस कंडीशन में क्या करना है, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना था, ए के पास लोन पेयर है, बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर आ गया इसके पास में, इसके पास आ गया वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। तो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉइंट ठीक है यहाँ तक, ये तो अभी देख ही चुके हैं हम। अब आपको क्या करना है, क्या लिखा है? इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, क्या वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, थोड़ा बड़ा लिखूं बच्चे, हाँ सर। विजिबल है सर। ओके। इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड लिख लीजिए, सेकंड पीरियड फ्रॉम सेंट्रल एटम इज फ्रॉम सेकंड पीरियड। और कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करके आपको कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, लेकिन इस पर कौन सा चार्ज लगाना है, पॉजिटिव, और इस पर कौन सा चार्ज लगाना है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। क्यों लगाना है उसका रीजन भी मैं समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। पॉइंट ठीक है, सेंट्रल एटम किससे
किससे, जो डोनर एटम है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, सेकेंड पीरियड। सेकंड अच्छा ऐसा क्यों होता है, रीजन ध्यान से देखो, ए और बी, ए के पास में लोन पेयर है बच्चों, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस क्यों लगाते हैं उसका रीजन भी देखिए। सर सबसे, हाँ जी, सर सेंट्रल एटम मीन्स डोनर एटम सर। हाँ डोनर एटम, डोनर एटम जो सेंट्रल Okay. एटम होगा, ठीक है। सबसे पहले ये ऐसा प्लस माइनस क्यों साइन आ रहा है उससे देखिए, जैसे इसके पास में ए, जिसके पास लोन पेयर था, आपने क्या किया, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, ए का एक इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया, बी को दे दिया, ए को, ए का एक इलेक्ट्रॉन गया है तो ए पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, ए का एक इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। और एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास में। अच्छा बी के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो बी पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, अब बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यस सर। जैसे ही यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ए पर कौन सा चार्ज बच गया, नेगेटिव, और सॉरी ए पर कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव, और बी पर कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज। पॉइंट ठीक है, यस सर। कोई कंफ्यूजन, नो सर। ठीक है। इफ central atom belongs to third or higher period, third or higher period, then अब यहां पर क्या करना है देखिए, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड is replaced by डबल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे रिप्लेस करना है, डबल बॉन्ड से रिप्लेस करना है। जैसे आपके पास ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी है, उसी की जगह आप क्या लिख लोगे, यहाँ से ए डबल बॉन्ड बी लिखोगे बच्चों। एग्जांपल समझा रहा हूँ, अभी कंप्लीट करो पहले इसे, दोनों के एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं भी। सर हम्म, सर बी के पास इलेक्ट्रॉन वही है ना जो ए ने डोनेट किया था। क्या बच्चे, बी के पास जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो ए जो डोनेट किया था वही है ना। हाँ जी बच्चे, हाँ जी। ओके सर। हो गया कंप्लीट, यस सर। सिर्फ फर्स्ट वाला एक और बार रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट था बच्चे कि यदि आपका सेंट्रल एटम, एक एग्जांपल ले ले बच्चों, एग्जांपल ले ले, ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए यहाँ से कैसे बना है देखना चाहें, देखिए इफ सेंट्रल एटम ए की बात करें, सेंट्रल एटम की बात करें, यहाँ से देखो ए, यदि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट होगा तो देन उस कंडीशन में क्या करना होगा आपको, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसे रिप्लेस करके कौन सा चार्ज लगाना है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगाना है, ठीक है। अच्छा क्यों है, कैसे, देखो यहाँ से इसका रीजन तो मैंने समझा दिया। अभी जैसे मैंने आपको समझाया था NH3 अपना लोन पेयर किससे डोनेट करेगा, H+ को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो गया H+, सबसे पहले तो आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। अब आप देखिए डोनर एटम, सेंट्रल एटम की बात करिए, कौन से पीरियड से बच्चों, सेकेंड पीरियड। ये सेकेंड पीरियड से तो कोऑर्डिनेट की जगह कोवेलेंट लगा दिया आपने, डोनर एटम पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव लगा दिया, और एक्सेप्टर पर कौन सा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव, और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। पॉइंट ठीक है, यस सर। एक ट्राई और करके देखो, एक और ट्राई। H2O ने अपना लोन पेयर किससे डोनेट किया है, H2O ने अपना लोन पेयर किससे डोनेट किया है, H+ को डोनेट किया। जैसे ही H+ को डोनेट किया, H+ को डोनेट करते ही आप देखिए यहाँ से
ये ऑक्सीजन और ये आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. चलिए अब डोनर एटम कौन है इसमें? इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डोनर है। जो डोनर है उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पहले तो आपने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया कोऑर्डिनेट की जगह, अब डोनर पर कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? H प्लस। H. ये एक्सेप्टर हो गया बच्चों। तो एक्सेप्टर पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर लो, ये आपका H3O प्लस का स्ट्रक्चर। पॉइंट ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर। H प्लस पर जो प्लस चार्ज थी उसका क्या है? H प्लस का पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्ज जाते ही न्यूट्रल हो गया ना बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको, मिलते वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, ये देखो यही स्ट्रक्चर मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, शायद आप में से किसी ने पूछा भी था। ये देखिए यहाँ से, यहाँ पर पॉजिटिव बाहर लगा हुआ है, यहाँ पर भी पॉजिटिव बाहर लगा हुआ है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनेंगे यही मैं आपको समझा रहा था अभी। पॉइंट ठीक है अभी? सर ओके सर हाँ जी। सर H प्लस का मतलब H के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ H के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, H प्लस का मतलब ही तो ये बच्चे, एक था वो दे दिया उसने। ओके ठीक है सर। बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट के एग्जांपल समझ में आ गए? यस सर। सेकंड पॉइंट Yes, देखिए, sir. इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड एंड हायर पीरियड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह क्या लगाना है आपको? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। अब इसका एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में अभी लिखवा रहा हूँ, एक एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ से, जैसे ध्यान से देखिए मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, H2SO4। चलिए सबसे पहले लाइए एक काम करते हैं, एग्जांपल से ही आप तो हेडिंग लिखें, इसी हेडिंग के अंदर ले लेता हूँ मैं, छोड़िए आप हेडिंग लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, इसी में समझा दूंगा मैं अभी। ये जो सेकंड पॉइंट है, इस सेकंड पॉइंट का ये डबल बॉन्ड वाला, इसे मैं अभी इस एग्जांपल में समझा देता हूँ। हेडिंग लिखें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। चालू करें? यस सर। यस सर Yes, sir. हाँ जी, एक बच्चों चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जब भी किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओगे आप, सेंट्रल एटम कंसीडर इन ग्राउंड स्टेट। सबसे पहले सेंट्रल एटम को किस में कंसीडर करना है आपको? ग्राउंड स्टेट में कंसीडर करना है। सेंट्रल एटम कंसीडर इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या याद है आपको? मुझे बताइए यहाँ से, सल्फर ने ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था? टू दो कोवेलेंट, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो कोवेलेंट बॉन्ड। ग्राउंड स्टेट का एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ से। सल्फर की बात करें तो सल्फर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा यहाँ से? 3s2 3s2 1 2 3 and 4। यहाँ से दो लोन पेयर हैं, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर्ड, कोवेलेंट कितना बनेगा? टू तो टू कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले आपको उसके कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करना है। इसके बाद लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं? टू लोन पेयर। तो लोन पेयर से क्या बना सकता है, मैक्सिमम क्या बना सकता है ये? टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले आपको कोवेलेंट सेटिस्फाई करना है और उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो अभी तक जैसे अभी तक हम बात करें, हमने कहा था कि सल्फर कितने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो सल्फर 2 4 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अब कब 2 बनाए, कब 4 बनाए, कब 6 बनाए, तो कहीं कोई उलझना नहीं है आपको। आपके लिए सिंपल सा पॉइंट है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करेंगे आप? ग्राउंड स्टेट कंसीडर करेंगे। जो ग्राउंड स्टेट में दे रखा है बस उसे कंसीडर करें, जो भी 2 4 6 बनना है सब अपने आप बनता चला जाएगा। पहला पॉइंट ठीक है। यस सर। सेकंड पॉइंट,
लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is a central atom. लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सेंट्रल एटम. जो सबसे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है वो होगा आपका सेंट्रल एटम. एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा. हाइड्रोजन या फ्लोरीन आ जाए ये सेंट्रल एटम नहीं होंगे. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो सेंट्रल एटम हो जाएगा. हो गया. थर्ड पॉइंट. Yes, sir. यदि नेगेटिव चार्ज आता है, यदि कोई आयनिक कंपाउंड दे रखा है, आयंस दे रखा है आपको, उस आयंस पर आपने चेक किया नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को कहां प्लेस करोगे? ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो किस पे जाएगा वो? ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. पॉइंट ठीक है. बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखें. आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना पाओगे बच्चों. बस आपको सबसे पहले उसके कितने कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे यदि ये समझ में आता है तो बाकी का पार्ट आसानी से हो जाएगा. Sir, जी. sir, from lone pair, coordinate bond is formed, sir, and हाँ. unpaired electron, covalent bond is covalent bonds are formed. Okay. Okay, sir. Okay, sir. चलिए एग्जाम्पल देखो. एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, एक दो आप बना दीजिए. जैसा मैं सल्फेट की बात कर रहा था अभी, मुझे सल्फेट समझना था. उसी सल्फेट को देख लो. SO4-2. SO4-2 सबसे पहले ये पहचानिए कि इसमें से सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर. ये लीजिए मैंने सल्फर बना दिया. अब इसके बाद आप याद करके बताइए यहाँ से कि सल्फर कितने कितने बॉन्ड का सल्फर ग्राउंड स्टेट में कितने है? अनपेयर्ड कितना है बच्चों? 2 अनपेयर्ड. तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है. चलिए यहाँ से एक ऑक्सीजन के साथ में, एक ऑक्सीजन के साथ में. अब सबसे पहले अच्छा यहाँ से अब नेगेटिव चार्ज आ रहा है. नेगेटिव चार्ज कहाँ पे रखें? सल्फर पे या ऑक्सीजन पे? Oxygen पे. ऑक्सीजन पे. इन पर लीस्ट नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. यहाँ तक समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, अब इस ये ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया. चलिए एक चीज देखिए यहाँ से. ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड कितना है बच्चों? 2 अनपेयर्ड. अच्छा यदि O नेगेटिव हो गया तो अनपेयर्ड कितना हो जाएगा? 1. 1. O नेगेटिव का मीनिंग क्या है? O नेगेटिव का मीनिंग ये है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया. तो इसका मतलब इस O नेगेटिव को एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है. इस O नेगेटिव के बॉन्ड कंप्लीट है, इस O नेगेटिव के बॉन्ड कंप्लीट है, सल्फर के बॉन्ड कंप्लीट है. यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. अब सल्फर के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज आ चुके हैं. अब लोन पेयर की हम बात करें तो सल्फर अपना एक लोन पेयर किससे डोनेट करेगा? ऑक्सीजन को. दूसरा किससे डोनेट करेगा? दूसरे ऑक्सीजन को. यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, ठीक. sir. लास्ट पॉइंट ध्यान से देखिए. यहाँ से सल्फर कौन से पीरियड का एलिमेंट है बच्चों? Third period. थर्ड पीरियड एलिमेंट. Third period. In third or higher period coordinate bond is replaced by Double बॉन्ड. डबल बॉन्ड. समझ आ गया स्ट्रक्चर कैसे बना है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ये आपके पास में मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसे ही ड्रॉ करते हैं. ये मोर स्टेबल क्यों है इसके कंपैरिजन में? तो आगे चल करके आप एक टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज. जब फॉर्मल चार्ज देखोगे तो इस सल्फर पर +2 फॉर्मल चार्ज आएगा और इस सल्फर पर 0 फॉर्मल चार्ज आएगा. तो चार्ज जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी. तो जब फॉर्मल चार्ज आएगा तब बताएंगे उसको. अभी फिलहाल पॉइंट समझ में आ गया? इस पॉइंट को समझ लीजिए. ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? आप देखो Yes, sir. यस सर. स्ट्रक्चर क्लियर. 2-3 स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आप लोग बनाने की प्रैक्टिस करिए. कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं. चालू करें. सर थर्ड पॉइंट फिर से बता दीजिए. सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का है बच्चे? तो थर्ड पीरियड. थर्ड पीरियड. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करके आपको क्या रखना है? डबल बॉन्ड. नहीं सर, वो जो ऊपर थर्ड पॉइंट लिखा है आपने कि नेगेटिव ऑन मोर हाँ, इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन. देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, -2 चार्ज. यस सर.
तो अब सल्फर पर प्लेस करें या ऑक्सीजन पर कैसे प्लेस करें, हमें कैसे पता चलेगा किस पे प्लेस करोगे? तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? सल्फर ऑक्सीजन, ईएन किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन पर आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया बच्चे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए एक और देखिए बच्चों, एग्जाम्पल देखो, आप लोग खुद ड्रॉ करके देखें। एक SO3-2 बना के देख लो। नेक्स्ट SO3 PO4-3 बना लीजिए। और एग्जाम्पल देखिए, ClO2- बना लीजिए, ClO3- बना लीजिए, और बनाना चाहे और बना लो, ClO4- बना लो, ClO4- और बनाना है और बना लीजिए, क्या बनाओगे? NO3- बना लीजिए। अच्छा, इन सभी में हम H जोड़ दें वापस, ध्यान से देखिए, इन सभी में हम H ऐड कर दें तो सभी एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। H2SO3, H3PO4, HClO2-, HClO3-, HClO4-, HNO3, वो सब स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इनके बना लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ट्राई करिए फटाफट से, खुद बनाएं, मैं बनाऊंगा तब तक तो मैं बनाऊंगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये लोन पेयर ही तो डोनेट करना है। जब खुद बनाओगे तब एक्चुअली पता चलेगा कि हो क्या रहा है इसके अंदर। कंप्लीट करो। देखिए, कंपाउंड के लिए आप पूछ रहे थे, वो भी लिख लेना। कंपाउंड क्या लिखोगे? CuFe, कॉपर सल्फाइड, CuFeS2, और अच्छा इसका लिख लो, चलो Fe3O4। Fe3O4 क्या है ये? Fe3O4 कॉमन नेम, हाँ, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और Fe2O3, हेमेटाइट, हेमेटाइट। ये दो लिख लो। सर PO4 3- पे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। अभी एक बार स्टार्टिंग की तरह बनाइए, अपने आप समझ में आएगा। चलो देखो ध्यान से, लाओ मैं बना देता हूँ। SO3- सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। सल्फर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? 2 सर। 2 electrons. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने 2 कोवेलेंट बना दिए। नेगेटिव किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पर। एक ऑक्सीजन अभी बचा है। सल्फर के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। तो एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, एक लोन पेयर अभी भी इसके पास बचा हुआ है। इसके बाद मुझे इसका मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। सल्फर कौन से पीरियड का है? सल्फर इज फ्रॉम थर्ड पीरियड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट, फॉस्फोरस, ध्यान से देखो, यहाँ से नहीं समझ में आया फिर आ जाएगा अभी। फॉस्फोरस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3। तो 1, 2 एंड 3। अच्छा, अब नेगेटिव चार्ज ये किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पर। ये लीजिए। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि O नेगेटिव से मैं सिर्फ एक बॉन्ड क्यों बना रहा हूं मैं, और न्यूट्रल से मैं 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों कर रहा हूं। रीजन समझ में आ गया? ये देखो, ये न्यूट्रल था तो डबल बॉन्ड से, जबकि O- से एक नेगेटिव। O नेगेटिव के पास में खुद के पास कितने अनपेयर्ड बचेंगे? O नेगेटिव 1, एक ही बनेगा उससे। लेकिन O के पास में कितने कितने अनपेयर्ड हैं? 2 O के पास 2 अनपेयर्ड, तो 2 बॉन्ड बना सकता है ये। चलिए, फॉस्फोरस के पास में क्या लोन पेयर है अभी भी? लोन पेयर है क्या इसके पास? 1 लोन पेयर। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 3s2। यस सर। हाँ जी, 3p3, 3 अनपेयर्ड, अनपेयर्ड यूज आ चुके हैं। अपना लोन पेयर डोनेट करके किसका फॉर्मेशन करेगा? कोऑर्डिनेट। अब वापस इसका मोर स्टेबल स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, चलिए ध्यान से देखिए, फॉस्फोरस कौन से पीरियड से? फॉस्फोरस थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड। कोऑर्डिनेट इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड। बन गया स्ट्रक्चर। इन सभी में H जोड़ दीजिए तो H3PO4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कंप्लीट है? यस सर। ओके। अच्छा, इनमें से मुझे पहचान के बताइए, सेंट्रल एटम कौन होगा? क्लोरीन। क्लोरीन।
नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर। अच्छा, O नेगेटिव को, सबसे पहले क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन अनपेयर्ड कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 अनपेयर्ड, ये रहा 1 अनपेयर्ड। O नेगेटिव कितना अनपेयर्ड? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड। ये लीजिए, हो गया कंप्लीट। क्लोरीन का Yes, एक sir. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज आ गया, O माइनस का एक Yes. नेगेटिव एक अनपेयर्ड था वो भी यूज आ गया। यहाँ तक कंप्लीट है। Yes, sir. अभी भी Yes. एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन अभी भी है, ये लीजिए। लेकिन क्लोरीन के पास लोन पेयर तो है, लोन पेयर डोनेट कर देगा वापस। क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड, डबल बॉन्ड। ओके, अब तक तो समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूं मैं ये। यस सर। ठीक है, इधर और देखो अगेन सर इस पे Cl लोन पेयर नहीं लगाएंगे ना अब? लगा लो ना। ये लीजिए ना, कितने लोन पेयर बचे हुए हैं इसके पास में? 2 लोन पेयर है, ये Two. एक लोन पेयर। ओके, यस सर। अब बचे हुए ना वो तो सब डिनोट करो जो बचे हुए हैं सब। यहाँ से अगेन क्लोरीन 1 अनपेयर्ड, O नेगेटिव 1 अनपेयर्ड, 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अभी भी कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन लगा दिया, एक कोऑर्डिनेट इसे दे दिया, एक कोऑर्डिनेट इसे दे दिया। अगेन क्लोरीन इज फ्रॉम थर्ड पीरियड एलिमेंट, क्लोरीन इज फ्रॉम थर्ड पीरियड एलिमेंट। जब ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं तो देन उस कंडीशन में हमें क्या करना है? इसे हटा कर बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। ये लीजिए सब, अभी ठीक है। यस सर। ClO4 माइनस, ये मैं लिख लिया है, कंपाउंड का नाम मैं हटा रहा हूँ इससे। yes sir, लिख लिया? चलिए, यहाँ से आप देखिए ये ClO4 माइनस है। अगेन सेम कंपाउंड इसी तरह से यदि आप बनाते हो, ये लिखा मैंने ClO नेगेटिव, Cl और O नेगेटिव के बीच में 1 बॉन्ड फॉर्मेशन। ये पॉइंट तो समझ में आ गया, ये कैसे एक ही क्यों बनाया मैंने? Yes, sir. यस ठीक, सर। कोऑर्डिनेट 1 कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट और 3 कोऑर्डिनेट। क्लोरीन के पास में लोन पेयर कितना था टोटल? 3, तो 3 कोऑर्डिनेट बना दिया। और अगेन O नेगेटिव क्लोरीन डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ओके, डन। yes sir, NO3 माइनस, ये नाइट्रोजन लिखा बच्चों, ये ऑक्सीजन। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये लीजिए, ये मैंने 2 ऑक्सीजन लिखा दिया, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रखा है, एक पर न्यूट्रल रखा है, क्योंकि चार्ज कितना नेगेटिव, 1 यूनिट नेगेटिव है तो एक ही ऑक्सीजन पे जाएगा। अच्छा, इस ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड, इस ऑक्सीजन को कितने कोवेलेंट बनाने? इस ऑक्सीजन को 1, ये 1 कोवेलेंट हो गया कंप्लीट। यस सर। इस ऑक्सीजन को कितने बनाने कोवेलेंट? 2 ये 2। नाइट्रोजन को कितने बनाने थे? 3 नाइट्रोजन का भी कंप्लीट हो गया जी बच्चे। सबसे पहले मैंने नाइट्रोजन लिखा बच्चे, और O माइनस, ये वापस बना देता हूं मैं शुरुआत से। चलिए अभी ठीक है। यहाँ से सेंट्रल एटम पहचान में आ गया, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड कितना है? नाइट्रोजन के पास 3, ये रहा 3 अनपेयर्ड। अच्छा, अब आपको शायद जहां तक मुझे लगता है ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैंने आपको सबसे पहले कोवेलेंट में कोवेलेंसी क्यों सिखाया था। आप खुद सोचिए कि जब तक आपको ये नहीं पता है कि कितने अनपेयर्ड है, कितने कोवेलेंट बनेंगे या लोन पेयर कितना है, तो क्या हम इन स्ट्रक्चर को बना पाएंगे क्या बच्चों? नो no सर। बिना उसके नहीं बना पाओगे। इसलिए मैंने सबसे पहला ही टॉपिक आपको यही समझाया था कि कितने कोवेलेंट, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे। चलिए वापस आ जाइए। यहाँ से नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास सर ये सुनिए, ये बंद करना है, बंद ही कर दो। चलिए यहाँ से आप देखिए नाइट्रोजन को टोटल कितना बॉन्ड बनाना है बच्चों? 3, ये रहा 3 कोवेलेंट। अच्छा, अब इसके मुझे 3 कंप्लीट करने हैं। अब मुझे पता चला O नेगेटिव को कितना कोवेलेंट बनाना है? O नेगेटिव 1, ये लीजिए 1। अब ये O के पास में कितने अनपेयर्ड है? 2 तो इसका मतलब इसे कितना कोवेलेंट बनाना है? 2। और नाइट्रोजन को कितना बनाना था? 3। हो गया सबका कंप्लीट।
Yes, sir. Yes, sir. चलिए अभी भी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और साथ में नाइट्रोजन के पास क्या क्या बचा हुआ है बच्चे? लोन पेयर। Lone pair. Lone pair. पॉइंट समझ में आ गया क्या क्या? देखो ध्यान से। सेकंड Yes, पीरियड का sir. है ना? Yes, sir. हाँ अब नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? Second period. Second period का तो यहाँ से इस कोऑर्डिनेट को जब कोवेलेंट से रिप्लेस करोगे तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? Positive. positive. और ऑक्सीजन पे Negative. negative. हो जाएगा? कंप्लीट है पूरा? Yes, sir. तो सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस होगा. हाँ सिंगल बॉन्ड आएगा ना बच्चे। एरो की जगह आप क्या लगा दोगे? सिंपल सा सॉलिड लाइन बनाओगे बच्चे। Single bond. कोवेलेंट को तो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। Yes, sir. तो चार्ज आने के बाद उसके पास 2 नेगेटिव नहीं हो जाएगा? किसके पास बच्चे? N के पास पॉजिटिव है ना? एन के पास पॉजिटिव आ जाएगा ना। 2 नेगेटिव तो एक नेगेटिव इसके पास होगा, एक नेगेटिव इसके पास होगा और इसके पास पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल फॉर्मूला तो वही रहेगा बच्चे आपका। यस सर। कंप्लीट है? चलो आगे फिर। Yes. ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ये सब भेज चुका हूँ आज मैं। एक ध्यान रखें मैं क्लास के पहले शाम को इवनिंग में या नाइट से पहले मैं एक बार आपको नेक्स्ट क्लास के नोट्स भेज दूंगा। एक बार उसको रीड कर लिया करें, चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी। क्लास में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और नेक्स्ट लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे आपने? Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर नेक्स्ट फर्स्ट लिखे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आयोडीन की बात करें I2 कौन से स्टेट में? Solid. सॉलिड। Solid. ब्रोमीन कौन से स्टेट के अंदर है बच्चों? Liquid. लिक्विड स्टेट के अंदर है। और क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो क्लोरीन गैसियस स्टेट और ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन ये गैसियस Both are स्टेट के अंदर। तो gaseous. ये सभी स्टेट के अंदर मिल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेस। अच्छा इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करें। किससे कंपेयर कर रहे हो? आयनिक कंपाउंड से कंपेयर करिए। आयनिक कंपाउंड से जब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा. कम होगा। कम होगा. लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड Ionic. एक्सेप्ट द रीजन वहां पर स्ट्रॉन्ग था ना बच्चे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो स्ट्रॉन्गेस्ट। आप जितने भी फोर्स पढ़ रहे हैं उन फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। अब कोवेलेंट की बात करें तो एक्सेप्ट कोवेलेंट सॉलिड की बात करूं मैं यहां से तो डायमंड ग्रेफाइट सिलिका पढ़े हैं सारे कोवेलेंट सॉलिड बच्चों। Yes, sir. इन सभी के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 3D नेटवर्क सॉलिड। 3D नेटवर्क सॉलिड 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डायमंड ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर देखे होंगे आप लोगों ने, सिलिका वगैरह। जैसे सिलिका का बनाना चाहो, सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। इस सिलिका के ये सिलिका का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है बच्चों। अब आप देखिए यहाँ से नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंपैरेटिवली क्या हो गए? बहुत ज्यादा। और जैसे ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है बच्चों, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा? उतना ही ज्यादा हाई होता चला जाएगा। उसी तरह से डायमंड ग्रेफाइट इन सभी के देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। Sir, ये सिलिका का स्ट्रक्चर। जी बच्चे जी। read that last statement. Last line. due to formation of 3D network solid, 3-dimensional network solid. Okay. Thank you, sir. Okay.
ठीक है। सर तो जब सिलिका भी वाला कोवेलेंट, हाँ सिलिका का ही बता रहा हूँ बच्चे, जब भी कोवेलेंट सॉलिड आ जाएंगे बच्चों, सॉलिड स्टेट के अंदर आप कोवेलेंट सॉलिड पढ़ते हैं आप, तो जब भी आपके पास कोवेलेंट सॉलिड होंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होगा। रीजन पूछा जाए हाई क्यों है, तो हाई होने का रीजन क्या है, ये इस तरह का जॉइंट स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। पॉइंट ठीक है। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट लिखें सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या लिखोगे, लाइक डिसॉल्व, लाइक पोलर, पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर में सॉल्युबल हो। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोवेलेंट कंपाउंड आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहे बेंजीन ले लीजिए, यहाँ पर CCl4 ले लीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा इसके अंदर जनरली सॉल्युबल होते हैं। और इसमें एक पॉइंट और हम एक जी, सर कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर और पोलर दोनों भी कोई से दोनों भी हो सकते हैं ना बच्चे, हाँ दोनों हो सकते हैं ना, इसलिए मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो आप सोच रहे हैं ना कि नॉन पोलर होगा वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होगा। जैसे हम बात करते हैं कि HCl कोवेलेंट है आयनिक है, कोवेलेंट है, HCl कोवेलेंट है, जैसे ही आप वाटर में मिलाते हैं डिजोल्व हो जाता है, वो डिजोल्व हो Yes, जाता है ना, तो वो उसी के लिए एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड which are ionized in water, water are also soluble, जो पानी के अंदर आयोनाइज हो जाते हैं, जो पानी के अंदर आयोनाइज होंगे वो भी क्या कहलाते हैं, सॉल्युबल कहलाते हैं। जैसे आपने HCl लिखा है, जो एग्जांपल बता रहा था, HCl को जैसे ही वाटर में मिलाएंगे HCl क्या दे देगा, H+ आयन, तो Cl- प्लस H3O+, ये भी आयोनाइज कहलाएगा या सॉल्युबल कहलाएगा। H2SO4 को वाटर में ऐड करें, H2SO4 को वाटर में ऐड करेंगे तो H3+, H2SO4 को तो H3O+ बना देगा, या H+ प्लस SO4-2, तो वो भी क्या कहलाएगा, सॉल्युबल होगा बच्चे। जो आयोनाइज होगा उसे भी सॉल्युबल कहा जाएगा। ठीक है, अब तो क्लियर है। पोलर, Yes, नॉन sir. पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो नॉन पोलर होंगे वो आसानी से किस में सॉल्युबल हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और जो पोलर हैं पानी के अंदर मिला हो गए, आयोनाइज हो गए, तो उसे भी हम क्या कंसीडर करेंगे, ऑल आर सॉल्युबल इन नेचर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यदि हम बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे क्या, No. नहीं करेंगे। करेंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप याद करिए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करना है तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, या तो फ्री आयंस की रिक्वायरमेंट है, Mobile फ्री electron. आयंस की रिक्वायरमेंट है, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट। तो इन जनरल की बात करें तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अब मुझे बताइए कि HCl को पानी के अंदर मिला दिया है, HCl को पानी के अंदर मिला दिया है आपने, अब आयंस प्रेजेंट है, आयंस Yes, प्रेजेंट है, सर। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। तो कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड विच आर आयोनाइज इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, Yes, 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 sir. sir. बट कंपाउंड which are ionized in water conduct इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। और याद करिए एक और,
ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है या नहीं करता है? Yes, sir. ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ड्यू टू Free प्रेजेंस electrons. ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है बच्चे। पॉइंट ठीक है सारे? Yes, sir. कंप्लीट करिए। मैं अगली क्लास मेरी ही है, इसी लिंक से क्लास ज्वाइन करना और नेक्स्ट क्लास के अंदर वीबीटी कंप्लीट कराऊंगा मैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Yes, sir. अब ध्यान रखें, सर अभी बस इस क्लास के बाद से आगे के जो टॉपिक है वो सारे ही एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट का मतलब है कि सब मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वीबीटी के बाद वीएससी पीआरटी आएगा, जिसके साथ हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। उसके ठीक बाद में डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सब वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे टॉपिक, तो उन्हें अच्छी तरह से समझिएगा। हाँ बच्चे कुछ पूछ रहे हैं? sir, in structure of molecules, covalency of corner atoms also be satisfied, sir. सेटिस्फाई, हाँ बच्चे सबकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेंट्रल एटम भी सेटिस्फाई होना चाहिए और सराउंडिंग एटम है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। And central atom can have more than 8 electrons, sir. सेंट्रल एटम मोर देन 8 तभी होगा जब थर्ड और हायर पेरियड का होगा बच्चे। ये ना देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ से, ये रहा, अभी पढ़ा ही रहा हूँ मैं। और एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट, एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट, सल्फर काउंट करिए, देखिए कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है सल्फर? 6 का मतलब क्या हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चे? 12. पॉइंट ठीक है ना? तो एक्सपेंशन हो सकता है मोर देन 8 हो सकता है। बस अभी पढ़ा ही रहा हूँ, बच्चा आ ही रही है। यहाँ तक ठीक है? तो वो sir. एक्साइटेशन स्टेट में हो गई ना Yes. जो फॉर्मेशन। हाँ बच्चे अभी करा रहा हूँ उसी को ही। यहाँ तक हो गया होगा। नेक्स्ट लिखें लुईस ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, ओड इलेक्ट्रॉन, सब बस यही करा रहा हूँ पॉइंट अभी। लुईस ऑक्टेट रूल। अच्छा एक पॉइंट याद करके बताइए, अभी पीरियोडिक जब आपने पढ़ा था वहां पर कौन सा था? न्यूलैंड लॉ ऑफ, Octave. हाँ जी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। वो ऑक्टेव था उस दिन, जब जिस दिन ये पढ़ा रहा था तब भी मैंने समझाया था। ये कौन सा है? Octet. ऑक्टेट, और ये ऑक्टेव है। एक पॉइंट लिख लीजिए, ऑलरेडी मुझे लगता नहीं है कुछ ऐसा खास समझाने की जरूरत है आपको। ऑक्टेट रूल का मीनिंग ही क्या है? हर एलिमेंट क्या करना चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या कंप्लीट करने की है? नो सर, हाइड्रोजन ड्यूप्लीट। Plate. अच्छा अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा वो? या तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, और या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। शेयरिंग का मीनिंग क्या हो गया? कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो अब आपको इस पॉइंट का जो मैंने जहां पर चैप्टर स्टार्ट किया था आपको याद हो तो, व्हाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। आयनिक कंपाउंड पर भी जो डोनर एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और डोनर होगा? कोऑर्डिनेट भी नहीं बच्चे, दोनों डिफरेंट हैं। एक ने आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, सोडियम क्लोराइड है बच्चे, तो सोडियम 2,8,1 अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, सोडियम प्लस का फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो चुका है वो अब सोडियम का काउंटिंग में नहीं आएगा। जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? क्लोरीन। क्लोरीन इसे एक्सेप्ट करेगा, तो Cl-2 8 और 8। अब ये इलेक्ट्रॉन किसका काउंटिंग में आएगा? सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का काउंट, क्लोराइड का। तो NaCl के अंदर क्या हुआ? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। पॉइंट ठीक है? यस। अच्छा अभी आप जो पूछ रहे थे NH3, जैसे ही नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर BF3 को दिया, देखो यहां से BF3, जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, इसमें बताओ मुझे लोन पेयर किसने दिया है, डोनेट किसने किया है? नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन ने डोनेट किया है।
ठीक है। तो लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स, अब ध्यान से देखो, यहाँ से मैं कुछ मार्किंग कर रहा हूं मैं। अब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी काउंट होंगे और यही इलेक्ट्रॉन किसके काउंटिंग में आएंगे? बोरोन के भी बोरोन काउंटिंग में आएंगे। पॉइंट ठीक है बच्चे, दोनों में डिफरेंस क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, ये कंप्लीटली डोनेट कर चुका है यहाँ पर। अब जो डोनेट हुआ इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम के काउंटिंग में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो डोनेट नहीं है, डोनेट वर्ड ठीक है हम यूज कर रहे हैं, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में गए ये किसके, नाइट्रोजन के या बोरोन के? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के। बोरोन के पास में तो थे ही नहीं बचे, जब बोरोन के पास थे ही नहीं तो शेयरिंग कहाँ से करता? अभी ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक। यस नेक्स्ट लिखें एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। फर्स्ट लिखें, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कितना होना चाहिए? लेस देन 8। Yes. लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। यहां से आप देखिए BeCl2, BeCl2 बोरोन, कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंटिंग में आएंगे? 4. 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BF3 बोरोन 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास में भी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम कंटेनिंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। एक दो एग्जांपल और लिखना चाहें लिख सकते हैं। B2S6 लिख लीजिए, AlCl3 लिखिए, ये सारे कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सेकेंड पॉइंट, एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एज इट इज ले लिए थे। ये ज्यादा वाइट हो रहा, दिख तो रहा है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है हाँ वो थोड़ा ब्राइट हो गया शायद ये। चलिए इलेक्ट्रॉन रिच में देखिए ध्यान से, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। इस फास्फोरस के काउंट करो तो फास्फोरस के कितने हो रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड 5 पे तो 10 इलेक्ट्रॉन। सल्फर टोटल बॉन्ड 6 है, 12 इलेक्ट्रॉन। और सल्फर यहाँ पर टोटल हम बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन्स। मोर देन 8, एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है? मोर देन 8। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो एक्सपांशन होगा बच्चे। क्लियर? सर B2H6 स्ट्रक्चर समझा दीजिए। हाँ जी, सर B2H6 में कैसे लेस ये देन 8 इलेक्ट्रॉन? B2S6 अभी आ जाएगा, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। बनाना बॉन्डिंग होती है बच्चे इसमें, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब बनाना बॉन्डिंग आएगी उसमें देखेंगे। इसमें बनाना बॉन्डिंग में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है बच्चे। ये एक BH3 है, ये दूसरा BH3 मॉलिक्यूल है। इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक का हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे का वैकेंट ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है ना बच्चे, इसे कहा जाता है बनाना बॉन्डिंग या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है, 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है ना, जब आगे आएगा तब देखेंगे बच्चे इसे डिटेल में, है आपके सिलेबस में है ये पूरा। ओके, सर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन कैसे है? यहाँ से टोटल काउंट करोगे ना तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए देखो, यहाँ से इस बोरोन के काउंट करो, बॉन्ड कितने बन रहे हैं यहाँ पर? इस बोरोन ने टोटल कितने बॉन्ड बन? 3 बॉन्ड ही तो बने ना, 6 इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो टोटल 6 इसके पास होंगे और 6 इसके पास होंगे बच्चे। ओके, ओके यस सर। तो नेक्स्ट डाइमर है ना ये? हाँ डाइमर फॉर्मेशन करता है, BH3 का डाइमर फॉर्म है बच्चे, BH3 डाइमर फॉर्म। कंप्लीट करिए करिए फटाफट करिए, टाइम हो गया ये। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अच्छा, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होने चाहिए? ऑड नंबर में। क्या करना है देखिए, यहाँ से NO2 ClO2 माइनस। अब आप देखिए यहाँ से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कभी भी भूल भी जाए तो क्या करना है उससे देखिए। नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? नाइट्रोजन टोटल 7, ऑक्सीजन टोटल कितना है? 8 7 + 8 कितना हो गया? 15. 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो 15 इवन नंबर है ऑड नंबर है? ऑड 7 + 8 + 8 कितना हुआ? 23। 23। ठीक है, और ये है ClO2 माइनस नहीं ClO2,
ClO2 क्लोरीन के यहाँ से काउंटिंग करिए। क्लोरीन कितना है? 17 + 8 + 8 कितना हुआ? 23, 30, हाँ? 33, 33, 33। तो ये 33 भी क्या इवन नंबर है, ऑड नंबर है? और ओके, ये आपका पूरा कंप्लीट है। लुईस ऑक्टेट रूल सारा कंप्लीट है पूरा। और नेक्स्ट क्लास से भी 8:30 पर, अभी ब्रेक ले लीजिए, 8:30 पर वापस मिलते हैं और चालू करेंगे। ऑफलाइन। हाँ, अभी आज मैसेज आ जाएगा बच्चे, सारा आज आ जाएगा, ठीक है? ओके, बाय सर। बच्चों। हाँ जी, सर सर हम सर एक form आइसोइलेक्ट्रॉनिक किया। कंपाउंड्स भी पूछते हैं, तो वहां पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन बच्चे, टोटल इलेक्ट्रॉन। ओके सर, ठीक है, यस, बाय बच्चों। थैंक यू सर हम सर। फॉर्म फिल भूल किया।